डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल फैज़ान हसन बायोलॉजी ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर फैज़ान हसन। आज आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टॉपिक लेकर आ रहा हूं और उसकी आज मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं, जिसका और उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस। तो आज हम जानेंगे कि न्यूक्लियस के एनाटॉमी के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं। इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल से देखने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपने कभी भी पहले कहीं पे भी किसी भी जगह पे जो है वो ऑन एयर आपने नहीं सुनी होगी और जानी होगी। तो आइए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें मौजूद हैं जिनको आज आप बड़ी क्लोजली और बड़ी डीपली देखने जा रहे हैं और अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे आज के जो टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें हम न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियोलस किस चीज़ का नाम होता है, राइबोसोमल आरएनए क्या काम करता है और केमिकल क्रोमेटिन मटेरियल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले फर्दर नोटिफिकेशन के बारे में आपको आगाही फराहम हो सके। और एक रिक्वेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं कि आपसे कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद है कि इससे आपका विजन और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है आपके लिए कि इस टॉपिक को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियस जो है उसको सेंट्रल स्ट्रक्चर का नाम भी दिया जाता है। शायद आपके लिए बड़ी नई बात होगी कि इसका एक और नाम सेंट्रल स्ट्रक्चर भी है। न्यूक्लियस को सबसे पहले जब रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था ना, तो इसने प्लांट सेल को से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था प्लांट सेल के अंदर से। और वो प्लांट कौन सा था? वो अनियन था, प्याज था। अनियन एपिडर्मस के अंदर उसने न्यूक्लियस को फाइंड किया था। अब वो जो न्यूक्लियस था वो ज़रा सेल के सेंट्रल एरिया में मौजूद था। तो इस बुनियाद पे इसने इसको सेंट्रल बॉडी का नाम भी दिया, सेंट्रल स्ट्रक्चर का नाम भी दिया, लेकिन बाद में इसे न्यूक्लियस का नाम प्रॉपरली दे दिया गया। और जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है ना, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस। यानी ऐसे वो तमाम सेल्स जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रॉपर होता है, मुकम्मल होता है, दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। और जो जानदार इन सेल्स से बनते हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। तो आगे देख रहे थे कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन प्लांट्स में जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे चला जाता है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये होती है कि उसका एक वैक्यूल होता है जो ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है, ज़्यादा ओवरफिल्ड होता है, अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेता है और वो ज़रूरत से ज़्यादा फूल जाता है। इस वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो प्लांट सेल में एक साइड की तरफ चला जाता है। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल स्पेस में मौजूद होता है। अब आपके जहन में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि अगर प्लांट सेल में वैक्यूल है तो क्या एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता? जी बिल्कुल, एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है दैट इज़ कॉल्ड फूड वैक्यूल। उसे फूड वैक्यूल कहा जाता है, जो खुराक को स्टोर करता है। जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो उसके अंदर वाटर को स्टोर करता है और टर्गर प्रेशर को क्रिएट करने में मदद करता है, तनाव पैदा करने को मदद करता है, जिससे वो सेल इस काबिल हो जाता है कि वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर सके। तो सिंपल इज़ दैट, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया। यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, एनिमल सेल में ये सेंटर में है और प्लांट सेल में ये एक साइड पे हो जाता है। क्यों हो जाता है उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, क्योंकि लार्ज साइज़ का वैक्यूल होता है सेंटर में, जो जिसकी वजह से वो इसे पुश करके एक साइड में भेज देता है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, तो न्यूक्लियस की हम बात करते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, उस पर आप देख सकते हो कि आपको छोटे छोटे पोर्स नज़र आएंगे, सुराख नज़र आएंगे। ये आपको छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं, इनको हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। इन न्यूक्लियोपोर्स का क्या फ़ायदा होता है? तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर न्यूक्लियोपोर्स की बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं जो इसे इस काबिल बनाते हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट कर सके। आपको एक और बात बताता चला जाऊँ, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये आपको दो मेम्ब्रेन्स नज़र भी आ रही हैं कि ये जहाँ पर मैं फिंगर को मूव कर रहा हूँ, दिस वन इज़ अ आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज़ अ इनर मेम्ब्रेन। जो बेटा आउटर मेम्ब्रेन होती है, माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर फेलोज, माय स्टूडेंट्स,
जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। यानी जो पोर्स होते हैं वो सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में पोर्स नहीं होते, इनर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड समझ लगी कि आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। तो न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन्स मैनी स्मॉल पोर्स दैट इनेबल्स इट। इन पोर्स का होने का मकसद क्या है? इस वजह से हैं कि जिसकी वजह से ये इस काबिल हो जाती है मेम्ब्रेन को वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट कर सके। तो अब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ या कुछ कुछ। तो परमी लफ्ज़ निकला परमिशन से, एबल मीन जो इस काबिल हो कि जिसको इजाज़त दी जा सके। मेम्ब्रेन यानी ये वो मेम्ब्रेन है जो कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है और कुछ को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। इसका मतलब ये है सेमी परमीएबल। परमी मीन परमिशन, परमिशन मीन इजाज़त। यानी जिन चीज़ों को, सब्सटेंस को ये समझती है कि इनको आने दिया जाए या बाहर जाने दिया जाए, उनको ये आने और बाहर जाने की इजाज़त देती है, और जिनको नहीं अलाउ है, जिनको इजाज़त नहीं है, वो पास नहीं कर सकते। तो ये तो पॉइंट नंबर 1 था। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो हमें ये पता चलता है कि अगर हम न्यूक्लियस के अंदर की दुनिया की अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें एक ग्रैनुलर मटेरियल, एक दानेदार मादा देखने को मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सारा का सारा यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। राइट हो गया। थर्ड नंबर पे एक चीज़ आ जाती है, वो है हमारे पास न्यूक्लियोलस। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख रहे हैं तो हमें सेल के न्यूक्लियस के बिल्कुल अंदर सेंटर में एक डार्क स्पॉट नज़र आएगा, बड़े गहरे कलर का, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इसे हम कहेंगे, और न्यूक्लियोलस जो है वो सिंगुलर है, और इसको हम अगर हम इसकी जमा कर लें यानी प्लूरल ले लें तो वो न्यूक्लियोलाई होते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 1 से 2 न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और दो भी। अगर 2 हैं तो न्यूक्लियोलाई कहलाएगा, अगर सिर्फ एक है तो सिंगल बॉडी को हम न्यूक्लियोलस कहेंगे, और साथ कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास आ जाता है यहाँ पर तो फोर्थ पॉइंट में हमारे पास जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड क्रोमाटिन। यानी क्रोमोसोम्स को बनाने के लिए क्रोमाटिन होता है। तो याद रखो कि क्रोमोसोम जो है ना वो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। क्रोमीन होता है कलर और सोम का मतलब होता है बॉडी। तो क्रोमोसोम 2 वर्ड से मिलकर बना है, क्रोम और सोम। ठीक हो गया। तो क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, क्रोम मीन कलर एंड सोम मीन बॉडी। साइंटिस्ट ने जब पहली मर्तबा क्रोमोसोम्स को देखा था तो वो उन्हें लाइट अनियन कलर में नज़र आए थे। किस कलर में नज़र आए थे? लाइट अनियन कलर में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्रोमोसोम किस कलर के थे? लाइट अनियन कलर के। नाइट अनियन कलर, जो हल्का प्याजी रंग होता है उस तरह के जो थे वो क्रोमोसोम्स थे। इज इट क्लियर? तो सोमीन बॉडी यानी ये कलर बॉडीज थी, यानी रंगदार बॉडी स्ट्रक्चर रखती थी, इस वजह पे इनको क्रोमोसोम का नाम दिया गया, यानी लाइट अनियन कलर का नाम दिया गया। इज इट क्लियर? तो ये चारों पॉइंट्स आपको कवर हो गए। तो नेक्स्ट आगे फर्दर बात कर लेते हैं जी। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। तो ये न्यूक्लियोलस आपके सामने आ गया। तो न्यूक्लियोलस अगर हम सेल के बिल्कुल सेंटर में देखें ना तो ये एक डार्क स्पॉट की तरह इस तरह से नज़र आता है, गहरे धब्बे की मानंद नज़र आता है। तो न्यूक्लियोलस बेसिकली वो जगह है, ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए को बनाया जाता है। तो न्यूक्लियोलस वो जगह है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए को असेंबल्ड किया जाता है। यानी आरएनए तो होता है लेकिन उसके साथ राइबोसोम्स को बाइंड करके राइबोसोमल आरएनए बनाया जाता है। तो राइबोसोम्स जो हैं ये हमारे पे छोटे छोटे टिनी ग्रैन्यूल्स होते हैं, और इनका काम होता है प्रोटीन को तैयार करना, इनका काम होता है प्रोटीन को बनाना। तो ये न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स को बनाता है। जब बन जाते हैं तो उन राइबोसोम्स को कुछ राइबोसोम्स को जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप से क्रॉस करवा कर बाहर साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है, और कुछ जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं, और कुछ जो होते हैं उनको राइबोसोम्स को आरएनए के साथ बाइंड करके राइबोसोमल आरएनए बना दिया जाता है। जैसे ये राइबोसोम्स हैं, अब यहाँ पर इनको बाइंड करके राइबोसोमल आरएनए में कन्वर्ट किया जा रहा है। इज इट क्लियर? तो ये राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स के यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, वन इज़ अ लार्जर सब यूनिट एंड वन इज़ अ स्मॉलर सब यूनिट।
ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेंजर आरएनए है जो इनको बाइंड करके राइबोसोमल आरएनए में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो लिहाजा न्यूक्लियोलस जो है वो एक डार्क स्पॉट है, एक गहरे स्पॉट की तरह, एक धब्बे की तरह है, और ये बेसिकली फैक्ट्री है जहाँ पर राइबोसोम्स को तैयार किया जाता है, राइबोसोमल आरएनए को तैयार किया जाता है, और जब राइबोसोम्स बन जाते हैं तो उनको न्यूक्लियोप्लाज्म में भी छोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर भी भेज दिया जाता है। तो राइबोसोमल आरएनए का बेसिकली काम क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन को तैयार करना एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ द डीएनए की हिदायत के मुताबिक। सो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, तो हमारे पास आगे आ जाते हैं क्रोमोसोम्स। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, अभी एक जस्ट फ्यू सेकंड्स पहले मैंने आपको बात कर रहा था क्रोमोसोम के 2 वर्ड से मिलकर बना है, क्रोम और सोम। तो क्रोमोसोम साइंटिस्ट को भी पहली मर्तबा तभी नज़र आए थे जब वो डिवाइडिंग स्टेज में था, यानी नॉन डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमोसोम्स नज़र नहीं आते। इस बात को आप याद रखिए, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमोसोम्स भी साइंटिस्ट को नज़र नहीं आए थे। ये बात याद रखिए, क्रोमोसोम्स साइंटिस्ट को भी डिवाइडिंग स्टेज में ही नज़र आए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है तभी नज़र आते हैं। वाइल ड्यूरिंग इंटरफेस, जबकि इंटरफेस में, तैयारी के मरले में, नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर जो है वो ये नज़र नहीं आए थे। ऐसे क्लियर जी। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, एक बारीक बारीक धागों के रेशे इतने बारीक होते हैं कि इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कैप्चर नहीं कर पाती। तो फिर जब क्रोमेटिन मटेरियल आपस में एक दूसरे के साथ लिपट कर क्रोमोसोम्स बनने की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो उस दौरान ये इनकी थिकनेस में इतना इजाफा हो जाता है, इतने मोटे हो जाते हैं कि वो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर, एक परफेक्ट शेप क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज ए क्लियर जी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोसोम में। ये आपके सामने एक क्रोमोसोम आ रहा है, दिस वन, ये क्रोमोसोम है, राइट हो गया। तो जो है वो अपना साइंटिस्ट ने भी अगर इनको फर्स्ट टाइम देखा था तो वो डिवाइडिंग स्टेज में देखा था, अदरवाइज ये नज़र नहीं आते। तो जब हम बात करें क्रोमोसोम की तो याद रखें क्रोमोसोम 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक डीएनए से और दूसरा प्रोटीन से। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ सकता है कि ये जो एक बारीक सा आपको धागा सा नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ अ डीएनए, और ये डीएनए एक प्रोटीन है जिस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इसको कहते हैं, जो लिपट रही है उसके साथ, उन प्रोटीन्स के साथ डीएनए रैप होता चला जाता है, और रैप होने के बाद वो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बना देता है जिसका नाम क्रोमोसोम है। तो यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। सो लास्ट में हम बात करते हैं कि जी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, याद रखें कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसी मखलूक है जो प्रोकैरियोटिक सेल से बनी है, और वो है बैक्टीरिया। तो ये हमारे पास एक जनरल प्रोकैरियोटिक सेल है, एक बैक्टीरिया का सेल है। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है ना, उसकी प्रॉपर कोई शेप नहीं होती, शेपलेस होता है, बिल्कुल एक धागे की तरह होता है, एक गुच्छे की तरह होता है। इसकी मिसाल यूँ ले लें, जैसे डोर का पिन्ना होता है ना, जैसे आप काफ़ी सारे डोर को खोल कर ना आपस में उलझा लें, जैसे उसकी उलझन बनी होती है या डोर आपस में एक उलझ जाती है, उसी तरह से यूँ समझ लें कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो एक आपस में उलझे हुए गुच्छे की शक्ल में यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। और डायरेक्टली कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, कोई न्यूक्लियोलस नहीं होता, और क्रोमोसोम जो है वो डायरेक्ट मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो लिहाजा प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है, सिंपल एक क्रोमोसोम होता है जो डायरेक्टली मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो माय डियर व्यूवर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर किसी किस्म के कोई इसमें क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी आपको मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।